Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. So today's video is on mock test for polity and governance. तो आपको पता है कि हमारे JK PSI का जो एग्ज़ाम है उसमें पॉलिटी जो है वो टॉपिक है और उसी पे आज जो है हम एक मॉक टेस्ट टाइप लेके आए हैं, ठीक है, ताकि आपको पता हमने ओवरऑल जो पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब गैदर करके ये जो वीडियो बनाई है। तो 30 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट होने वाला है। आप कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने मार्क्स लिए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही मार्क किए हैं। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर JK PSI एग्जाम बिकॉज आपको पता है कि पॉलिटी में से काफ़ी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज आपको हम बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट जो है लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप JK PSI एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में आप जिस पे जो भी आपको वीडियोस देखनी है, चाहे वो GK पे हों या पॉलिटी पे हों, हिस्ट्री पे हों, आप उस सब वहाँ पे अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप जाके अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं और अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं, प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस में जो है करेक्ट आंसर दे रहे हैं और इससे आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? तो आपको पता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, ठीक है, उसमें कमेटीज़ बनी थी। तो टोटल कितनी कमेटीज़ बनी थी? 8, ठीक है, 8 टोटल कमेटीज़ थी। उनमें जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? ए है BR अम्बेडकर, बी है JB कृपलानी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1 का राइट आंसर क्या है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो सी जो है वो राइट आंसर है। तो यहाँ पे 8 कमेटीज़ जो हैं उनके नाम है, फर्स्ट है यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है ये सेकंड है। इन दोनों के जो हैं जवाहरलाल नेहरू जो थे चेयरमैन थे, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, इन दोनों के जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे। उसके बाद हमारी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जिसमें हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं वो थे, ठीक है, चेयरमैन। हमें जो ये हैं BR अम्बेडकर जो हैं, ये सबको पता होगा कि ये जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे एंड ही वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद हमारी जो और कमेटीज़ थी, स्टेट्स कमेटी थी, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी जो थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू बताया है कमेटीज़ का। तो जो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है जवाहरलाल नेहरू। आई होप सबका राइट आंसर रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर? तो लोकसभा का जो सेशन है वो कितनी बार साल में लगता है? ए है ट्वाइस, बी है वंस, सी है थ्राइस, डी है 4 टाइम्स। तो सेकंड का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2 बार जो होता है सेशन बुलाया जाता है लोकसभा का एक साल में, ठीक है। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? ए है USA, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी UK। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कनाडा से जो है हमने बोरो किया है द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन, जो हमने फेडरेशन स्कीम जो बोरो की है वो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से की है, ठीक है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन, the chief minister of a state in India is not eligible to vote in the presidential election if A. he himself is a candidate, B. he is yet to prove his majority on the floor of lower house of state legislature, C. he is a member of the upper house of the state legislature, D. he is a caretaker chief minister। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के इंडिया में, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होते वोट करने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो इसका रीज़न क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो A, B, C, D में से क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट्स वाई दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि कभी कभी हमसे भी कोई मिस्टेक हो जाती है ऑप्शंस में, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो जो है एंशिएंट हिस्ट्री पे अपलोड की थी और मिडिवल हिस्ट्री पे जो है हमने वीडियोस लाई हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे मतलब बहुत ही गंदे कमेंट करते हैं। देखो, हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही परफेक्शन से चलते हैं।
परफेक्शन हम अपनी तरफ से फुल रखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसका जो है कमेंट में पिन कर देते हैं कि ये राइट आंसर है, और आपकी वीडियो देखने से पहले ही हम पिन कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम काफ़ी लेट पिन करते हैं या कुछ ऐसा, हम पहले ही वहाँ पे कमेंट डाल देते हैं कि कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है और आप करेक्ट कर लीजिए। तो फालतू के मैसेजेस मत कीजिए करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? A. A written and rigid constitution. B. An independent judiciary. C. Vesting of residuary powers with the center. D. Distribution of powers between center and states. तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है हमारा जो यहाँ पे पूछा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल क्यों है, ये क्या बताता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फीचर ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन? इंडियन और अमेरिकन फेडरेशन में क्या कॉमन फीचर है? ए है सिंगल सिटीजनशिप, बी है 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, सी डुअल जुडिशरी, डी अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका भी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉमन फीचर ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबके 6 आउट ऑफ 6 हो रहा होगा अभी तक। Seventh question, which one of the following is in the concurrent list in Constitution of India? तो concurrent list में क्या है? A है population control and family planning, B है public health and sanitation, C capitation taxes, D treasure trove। तो सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो सबको पता होगा कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग है ये हमारी कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अबॉलिश बट नॉट डिजॉल्व? इनमें से क्या अबॉलिश हो सकता है बट डिजॉल्व नहीं हो सकता? ए है राज्यसभा, बी म्यूनिसिपल बॉडी, सी स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, डी नन। तो एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल होता है इसको हम अबॉलिश कर सकते हैं बट डिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी डिफिकेशन लॉ वॉज इनैक्टेड एज अर्ली एज 1917 इन। तो 1979 में यहाँ पे ये बता दिया है कि जो एंटी डिफिकेशन लॉ है, ठीक है, इसको 1979 में जो है इनेक्ट किया गया था। कहाँ पे? ए है केरला, बी जम्मू कश्मीर, सी वेस्ट बंगाल, डी तमिलनाडु। तो ये सबको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जो है वो सबसे पहले 1979 में एंटी डिफिकेशन लॉ जो है इनेक्ट किया गया था, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। नाइन्थ का सी आंसर है। 10th क्वेश्चन, द सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाय। हाउस ऑफ पीपल की जो सिटिंग होती है उसको टर्मिनेट कैसे कौन कर सकता है? ए एडजॉर्नमेंट, बी प्रोरोगेशन, सी डिसोल्यूशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडजॉर्नमेंट, ठीक है। 11th क्वेश्चन, द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस इज प्रेस्क्राइब्ड बाय। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शंस के टाइम पे कौन प्रेस्क्राइब करता है? ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी है यूनियन कैबिनेट, सी इलेक्शन कमीशन, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन होती है वही कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको प्रिस्क्राइब करती है इलेक्शंस के टाइम पे। 12th क्वेश्चन, पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट इफ अ मेंबर एब्सेंट्स हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट होता है या जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें से अगर एक सीट को जो है वैकेंट कब घोषित कर दिया जाता है? जब एक पर्सन जो है वो कितनी देर के लिए एब्सेंट हो, ये बताना है हमें कि कितनी देर के एब्सेंट हो, तो उसके बाद उसकी सीट को जो है वैकेंट घोषित कर दिया जाता है। तो ए है 30 डेज, बी है 60 डेज, सी है 90 डेज, डी है 120 डेज। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 60 डेज के लिए अगर कोई एब्सेंट होता है विदाउट परमिशन, ठीक है, विदाउट परमिशन अगर कोई एब्सेंट होता है सेशन से तो उसकी सीट को जो है वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। 13th क्वेश्चन, सॉरी, हु वॉज फर्स्टली अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर पूछा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं सबसे पहले कौन अपॉइंट हुए थे? ए है सरदार पटेल, बी है गुलजारी लाल नंदा, सी है TN पाई, डी है कमराज। तो 13 का राइट आंसर सबको पता होगा कि गुलजारी लाल नंदा जो थे ये सबसे पहले जो हैं अपॉइंट हुए थे एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13th। Question number 14, the Chief Justice and other judges of High Court retire at the age of, and this is very common question for JKSSB exam because ये पहले भी देखा गया है। तो चीफ जस्टिस जो होते हैं या जो बाकी जजेस होते हैं उनकी हाई कोर्ट के स्पेसिफिकली तो उनकी रिटायरिंग एज क्या होती है? ए 60 ईयर्स, बी 62 ईयर्स, सी 65 ईयर्स, डी 58 ईयर्स। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 62 ईयर्स इज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है।
15th क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम। तो प्रीएम्बल जो है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ए है इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, डी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो ये सबको पता होगा कि जो हमारा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से हमने अपना प्रीएम्बल लिया है, ठीक है। आई होप सबका 15 आउट ऑफ 15 स्कोर चल रहा होगा। 16th क्वेश्चन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज A. First President of India, B. First Education Minister, C. First Speaker of Lok Sabha, D. First Vice President of India। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे पहले क्या थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो D इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। 17th क्वेश्चन, द फाइनल अथॉरिटी टू मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी रेस्ट विद। तो जो एमरजेंसी की फाइनल जो प्रोक्लेमेशन होती है वो कौन करता है? ए है पार्लियामेंट, बी है प्रेसिडेंट, सी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डी है प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं के पास ये पावर होती है फॉर एमरजेंसी, ठीक है। 18th क्वेश्चन, who may take part in the function of parliament without being a member of the parliament। तो पार्लियामेंट का मेंबर होने के बावजूद जो है पार्लियामेंट का हिस्सा कौन बन सकता है इनमें से? ए है अटॉर्नी जनरल, बी है सुप्रीम कोर्ट, सी है वाइस प्रेसिडेंट, डी है गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो 18th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे इंडिया के, ठीक है, वो जो हैं पार्लियामेंट का मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, विदाउट बीइंग मतलब वो फंक्शन कर सकते हैं, वहाँ पार्ट ले सकते हैं किसी भी चीज़ में विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 19th, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, हो सकता है क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए। ए है बी आर अम्बेडकर, बी है जीवी मवलानकर, सी है संजीव रेड्डी, डी है एसपी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जीवी मवलानकर जो थे ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के। 20th क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर होती हैं? ए है आर्टिकल 368, बी है आर्टिकल 370, सी है आर्टिकल 321, डी है आर्टिकल 240। तो 20th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंदर ही जो है हमारी अमेंडमेंट्स होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो आर्टिकल 370 है ये किस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको पता होगा आर्टिकल 370 किस चीज़ से रिलेटेड है। आई वांट टू नो इन कमेंट्स, ओके, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 21st क्वेश्चन है, अ पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज एन। तो आपको पता है कि पंचायती राज जो है वो भी हमारे सिलेबस में है, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि पंचायत समिति जो है एट द ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति को क्या बोलते हैं? ए है सुपरवाइजरी अथॉरिटी, बी है कंसल्टेंट अथॉरिटी, सी है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, डी है एडवाइजरी अथॉरिटी, ठीक है, बॉडी। तो 21st का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अथॉरिटी होती है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो ये हमारी कमेटीज़ आई थी, ठीक है, जो पंचायती राज इंडिया में जब आया था, जो 73rd 74th अमेंडमेंट्स हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो इसमें जो कमेटीज़ आई थी उनके आप मुझे नाम बताइए, ठीक है, कमेंट में मुझे उनके नाम बताइएगा, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो जो हमारा 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज़ से डील करता है? ए है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, बी है यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, सी है लैंग्वेजेस, डी है डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डेफिकेशन। तो इसका राइट आंसर 22nd का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो 8th शेड्यूल है वही लैंग्वेजेस से डील करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी आंध्र प्रदेश थी वो फर्स्ट स्टेट बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। तो 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस से डील करता है। 22nd का सी आंसर राइट है। 23rd क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। पहली बार पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में कौन सी स्टेट में लागू किया गया था? ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राजस्थान में पहली बार जो है पंचायती राज सिस्टम जो है वो लागू किया गया था। और जो सेकेंड स्टेट थी वो कौन सी थी, ठीक है। पहला तो राजस्थान में किया गया था, दूसरी स्टेट का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलो मैं बता देती हूँ, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरी स्टेट जो थी वो आंध्र प्रदेश थी, पहली जो थी वो राजस्थान थी। 24th क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको कौन इलेक्ट करता है? ए मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली, सी नन, डी बोथ ए एंड बी। तो 24th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स जो हैं मिल के वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 24th का ए राइट आंसर है।
25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? ए है फंडामेंटल राइट्स, बी है प्रियम्बल, सी है फंडामेंटल ड्यूटीज, डी है DPSP। तो 25th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट बाय। तो कौन से अमेंडमेंट में जो है राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म कर दिया गया था? ए है 42nd अमेंडमेंट, बी है 44th अमेंडमेंट, सी है 36th अमेंडमेंट, डी है 43rd अमेंडमेंट। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 44th अमेंडमेंट में ही जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट जो है, आप मुझे बताइए कि कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इस अमेंडमेंट जो है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं इसी अमेंडमेंट के थ्रू हुए थे और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 27th क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी? ए है 42nd, बी है 46, सी है 44, डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 42nd अमेंडमेंट जो थी उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो कभी सस्पेंड नहीं हो सकता? ठीक है, एमरजेंसी में भी वो आर्टिकल जो है वो लागू रहता है, सस्पेंड नहीं होता है। ए है आर्टिकल 14 एंड 15, बी है आर्टिकल 15 एंड 16, सी है आर्टिकल 14 एंड 16, डी है आर्टिकल 20 एंड 21। तो 28th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20 और 21 आर्टिकल, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल होते हैं 20 और 21 ये एमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो दीज आर अवेलेबल एवरी टाइम एवरीवेयर, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते चाहे इमरजेंसी क्यों ना लागू हो जाए। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि जो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच आर्टिकल डील्स विद इमरजेंसी, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उससे क्या रिलेटेड है, इनमें से कौन सा जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू आया था? तो ए है फंडामेंटल राइट्स, बी है फंडामेंटल ड्यूटीज, सी है DPSP, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ही लाई गई थी। ठीक है, तो 29 का बी आंसर है। 30th क्वेश्चन, हु प्रिजाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग कौन प्रिजाइड करता है? ई प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कौन प्रिजाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? तो इट्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्पीकर जो होता है लोकसभा का। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन आज खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे पॉलिटी और हिस्ट्री और GK काफ़ी टॉपिक्स जो हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश, सब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप JK PSI एग्ज़ाम की या किसी भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली हैं वीडियोस। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। एंड जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ये होगा कि अगर आपको तो आता है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता उनको भी आपसे जो है मदद मिल जाएगी। और हर क्वेश्चन आपको पता है हम वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछती रहती हूँ बीच में कि जो नहीं भी हम वीडियो में डाल पा रहे हैं तो वो आप कमेंट के द्वारा जो है और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।